नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम सक्सेस में आपका स्वागत है। और देखिए, मैं हूं समीर और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लक्ष्मीकांत बुक से। और इस सीरीज में जो पहला लेक्चर है वो हम लेंगे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना। देखिए, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर प्री और मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इस लेक्चर में सभी बातें इसके बारे में क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहली बार अपने संविधान में प्रेम्बल को इंक्लूड किया था। बाद में अदर कंट्रीज ने भी उसको फॉलो किया और इंडिया ने भी। प्रेम्बल से मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीफेस। इसमें संविधान की समरी होती है और सिर्फ इसे पढ़कर ही हम जान सकते हैं कि हमारा जो संविधान है या किसी भी और कंट्री का जो संविधान है वो किन वैल्यूज और आइडियल पर बेस्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर, जिसे मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, यहाँ पर आप ये भी जान ले कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसमें 3 नए वर्ड भी इंक्लूड किए गए थे और वो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय में आया था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। देखिए, यहाँ पर प्रेम्बल दी हुई है, ये अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, इस प्रेम्बल यानी प्रस्तावना के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं और ये आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसका सोर्स क्या है। तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है द प्रेम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब संविधान जो अथॉरिटी गेन करता है वो हिंदुस्तान के लोगों से करता है और बाकी सरकार के जो सभी अंग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या जुडिशरी हो, वो सब अथॉरिटी डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हो, तो इनडायरेक्टली उसको अथॉरिटी मिलती है देश के लोगों से। सेकंड, इसका कंपोनेंट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसका मतलब इंडिया एज ए स्टेट कैसा होगा, कैसी उसकी पॉलिटी होगी। तो इसमें दिया है इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। अब देखिए, ये जितने भी वर्ड आए हैं, सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, इनके मीनिंग्स भी मायने रखते हैं और इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रेम्बल में क्लियरली मेंशन किया है कि जो हमारा संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके थ्रू क्या अचीव किया जाएगा। तो वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ कंपोनेंट है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस दिन हमने इस संविधान को अपनाया है, और वो है 26 नवंबर 1949। अब देखिए, जो की वर्ड है इस प्रेम्बल के, उनका मीनिंग समझना काफी जरूरी है। पहला आता है सोवन। सोवन का मीनिंग है कि इंडिया इज नीदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन, यानी इंडिया एज ए स्टेट किसी अदर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही इंडिया किसी का डोमिनियन है। इसका मतलब यह है कि इंडिया के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और इंडिया पूरे तरीके से फ्री है अपने सभी अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो। अब सेकंड इसमें वर्ड आता है सोशलिस्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ओरिजिनल जो प्रेम्बल थी संविधान की, उसमें ये वर्ड था ही नहीं। इसको प्रेम्बल में डाला गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इन 1976। हालांकि इसको संविधान में डालने से पहले भी भारत के संविधान में सोशलिस्टिक कंटेंट थे जो दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो चीज पहले क्लियर मेंशन नहीं की गई थी वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्लियर कर दी गई इस वर्ड को ऐड करके प्रेम्बल में। देखिए, सोशलिज्म का बेसिक मीनिंग होता है जहां पर स्टेट अपने लोगों के लिए सोशलिस्ट वर्क भी करता है, जैसे कि उनकी भलाई के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्कीम चलाता है। जैसे इंडिया में भी आप लोग जानते हैं बहुत सारी स्कीम है, हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मनरेगा है। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म लाइक चाइना। देखिए, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी मीन्स होते हैं, यानी जिन भी तरीकों से कंट्री में चीजों का प्रोडक्शन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस मामले में प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया जाता है और उन सब चीजों पर स्टेट का कंट्रोल होता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इंडिया में है, एक तरफ अदानी और अंबानी है और दूसरी तरफ ओएनजीसी और सेल जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मेन एम होता है देश से गरीबी को, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को, बीमारियों को, इनइक्वालिटी को, इन सबको दूर करना। इंडिया का जो सोशलिज्म है वो एक मिक्स है, यानी ब्लेंड है मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का, जो गांधीज्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है।
नेक्स्ट वर्ड आता है सेकुलर। सेकुलर वर्ड पे आजकल बहुत ज्यादा डिबेट होती है। देखिए, इसको भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जोड़ा गया था प्रेम्बल में। ओरिजिनल प्रेम्बल में ये वर्ड नहीं था। देखिए, 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा था कि हालांकि सेकुलर वर्ड नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन, लेकिन इससे पहले भी सेकुलर कंटेंट थे और भारत का जो संविधान था वो एक सेकुलर स्टेट ही स्टैब्लिश करना चाहता था और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इसके बारे में। अब देखिए, सेकुलरिज्म के भी दो कंसेप्ट, एक है वेस्टर्न कंसेप्ट और एक है इंडियन कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट को नेगेटिव कंसेप्ट माना जाता है क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट में कंप्लीट सेपरेशन है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, लेकिन इंडियन कंसेप्ट जो है सेकुलरिज्म का, उसे पॉजिटिव कंसेप्ट माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सभी रिलीजन्स का सेम स्टेटस है और सभी रिलीजन्स को इंडियन स्टेट की तरफ से सेम सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि संविधान और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन नहीं है वेस्टर्न सेकुलरिज्म की तरह। अब देखिए, फोर्थ वर्ड दिया था डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होने का मतलब तो आप समझते ही हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वह डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। आप लोग जानते हैं इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में पब्लिक किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकती है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी एडॉप्ट की गई है वो है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इसका मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने एक्शन और पॉलिसीज के लिए कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसके कुछ मेन कंपोनेंट भी हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, समय समय पर इलेक्शन होना, रूल्स ऑफ लॉ, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिपब्लिक। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है मोनार्की और एक होती है रिपब्लिक। मोनार्की का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, लेकिन वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है क्वीन और वो एक मोनार्की है। उन्हें चुना नहीं जाता, वो वंशानुगत है यानी हेरिडिटरी है। एक ही परिवार के लोगों को उस पोस्ट पर बैठाया जाता है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो भी हमेशा इलेक्टेड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। देखिए, डायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट चुने जाते हैं यूएस में, वहां प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन उन्हें लोग डायरेक्टली चुनते हैं। और इनडायरेक्टली चुने जाते हैं इंडिया में। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली नहीं चुनते, हम एमएलए और एमपीज को चुनते हैं और एमएलए और एमपीज मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है प्रेम्बल में, वो है जस्टिस। और प्रेम्बल में जो जस्टिस वर्ड दिया है, इसका मतलब सिर्फ कोर्ट केसेस के मामले में ही जस्टिस नहीं, हर तरह का जस्टिस मिलना चाहिए एक सिटीजन को, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो या सोशल जस्टिस हो। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंडर काफी प्रोविजन दिए हुए हैं। सोशल जस्टिस से मीनिंग ये है कि इंडिया के किसी भी सिटीजन के साथ उसकी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन या सेक्स के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के किसी भी खास समुदाय के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं होंगे या कोई भी प्रिविलेज नहीं होगी। और देश के जो पिछड़े लोग हैं जैसे कि SC, ST या OBC, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जाएंगे ताकि उनकी कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके। इकोनॉमिक जस्टिस से मतलब यह है कि सिटीजन्स के बीच में उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टेट जो है वो लोगों की इनइक्वलिटीज को कम करने के लिए काम करेगा, चाहे वो वेल्थ के मामले में हो, इनकम के मामले में हो या प्रॉपर्टी के मामले में। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो भूमि का अधिग्रहण करती है और बाद में गरीब लोगों में बांट देती है। पॉलिटिकल जस्टिस से मतलब ये है कि भारत के जितने भी सिटीजन हैं उन सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, सभी पॉलिटिकल ऑफिसेज में इक्वल एक्सेस मिलेगा और सरकारों में उनकी आवाज भी बराबर होगी। इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसे लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से जो 1917 में हुआ था। इसे आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप प्रिपेयर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो। देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो दिया है वो है लिबर्टी। लिबर्टी से मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को पूरी फ्रीडम होगी, उसकी किसी भी एक्टिविटी पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी जब तक वो कानून के खिलाफ ना हो। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसे वो करने की पूरी फ्रीडम होगी। और स्टेट हर व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। साथ ही लोगों को लिबर्टी होगी फॉर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक और वर्ड दिया है इक्वालिटी, जिसका मतलब यह है कि समाज के किसी भी समुदाय के पास या किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी खास तरीके का प्रिविलेज नहीं होगा।
जैसे ब्रिटिश टाइम में होते थे, कुछ लोगों को टाइटल दिया जाता था राय बहादुर, खान बहादुर, तो उन्हें स्पेशल स्टेटस मिल जाता था, उनकी समाज में इज्जत बढ़ जाती थी। कुछ के नाम के आगे सर लगा दिया जाता था ब्रिटिश लोगों द्वारा। तो ऐसी कोई प्रिविलेज इंडिपेंडेंस के बाद संविधान के अंडर किसी को भी नहीं दी जाएगी। सभी लोग बराबर होंगे, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। प्रेम्बल में दिया है कि सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी होगी फॉर द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। जैसे आर्टिकल 14 में दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 में दिया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में दिया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 में दिया है कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म कर दिया गया है, और जो इसको प्रोपेगेट करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आर्टिकल 18 में दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी टाइटल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया राय बहादुर, खान बहादुर, सर, ये सब एबोलिश कर दिए गए हैं। देखिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेम्बल में, और वो है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है ब्रदरहुड यानी भाईचारा। और फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी को बढ़ाने के लिए हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप दी गई है, ना कि डबल सिटीजनशिप अमेरिका की तरह। अमेरिका में फेडरल सिटीजनशिप अलग होती है और स्टेट सिटीजनशिप अलग, यानी हर व्यक्ति के पास वहां पर 2 प्रकार की सिटीजनशिप होती है। लेकिन इंडिया में सभी के पास एक ही सिटीजनशिप होती है। अब देखिए ये तो बात थी इंपोर्टेंट वर्ड्स की जो प्रेम्बल में दिए थे, और प्रेम्बल को समझने के लिए इन वर्ड्स को भी समझना काफी जरूरी था। अब देखिए स्टार्टिंग में प्रेम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी थी। एक इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है बेरुबारी यूनियन केस 1960। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत ही फेमस एक और केस है केशवानंद भारती केस 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रेम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता, यानी इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि प्रेम्बल संविधान का हिस्सा है, इसलिए इसे अमेंड भी किया जा सकता है। और इसीलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर प्रेम्बल को अमेंड किया गया, और इसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए जो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो देखिए प्रेम्बल वाला जो चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। सारी डिटेल्स हमने आपको दी हैं इस लेक्चर में, इसमें से कुछ भी नहीं छूटा है। और प्लीज आप लोग जरा एक बार बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर। कोई भी सजेशन आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।